Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, today we will be discussing what kind of financial services are being provided by commercial banks. Commercial banks जो हैं, जिनको हम आमतौर पे बैंक ही बोलते हैं, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं आज के टाइम में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल. तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक ऑफर कर रहे हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज. ये सबसे मेन इनकी सर्विसेज हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज. आफ्टर डिस्कसिंग दिस देयर आर सेकेंडरी फाइनेंशियल सर्विसेज. इसमें अगेन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एजेंसी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. तो एज ए एजेंट बैंक क्या काम कर रहा है और जनरल पर्पस की क्या क्या सर्विसेज बैंक आपको दे रहा है. उसके बाद डेवलपमेंटल फाइनेंशियल फंक्शन सर्विसेज कि बैंक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो आम आदमी है उसके लिए बैंक क्या कर रहा है. एंड देन इन द वेरी लास्ट देयर आर मॉडर्न सर्विसेज. आजकल बैंक क्या नई नई सर्विसेज आपको दे रहा है. तो इन चारों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज. तो प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर कह लो कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक. बैंक का सबसे मेन काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का. मेनली बैंक 2 प्राइमरी फंक्शन फॉलो करता है, परफॉर्म करता है. सबसे पहले तो वो डिपॉजिट लेता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को लोन देना. तो डिपॉजिट लेना और एडवांसेस द लोन, दीज आर 2 मेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक. यही बैंक का 2 मेन काम है. बाकी जो काम है वो सेकेंडरी में और दूसरा जो हमारा मॉडर्न सर्विसेज है उनमें आ जाएगा. बट अगर प्राइमरी फंक्शन की हम बात करें, जो बैंक का जो मेन पर्पज होता है, किस चीज के लिए बैंक खुला है, तो बैंक का मेन काम है लोगों से पैसा डिपॉजिट के रूप में कलेक्ट करना, उसको अपने पास जमा कर रखना और जो पैसा उसके पास आया है उसको उन लोगों को लोन के रूप में देना जिनको इसकी नीड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक. देखिए बैंक जो है वो सबसे मेजर सोर्स जो बैंक का बनता है फंड का, क्योंकि बैंक को फंड्स चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए. तो फंड्स कहां से आते हैं? दे कम इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. जिन लोगों के पास अपनी सेविंग पड़ी होती है या एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है तो वो एज ए डिपॉजिट बैंक उनसे ले लेता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि बैंक के पास फंड्स जो है वो डिपॉजिट से ही आते हैं. तो बैंक जो है कलेक्ट करता है उन लोगों से पैसा जिनके पास सरप्लस में पैसा पड़ा है और उन लोगों को दे देता है जिनको पैसा चाहिए होता है. तो डिपॉजिट जो है वो, अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट हम सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करेंगे. बैंक जो है मनी कलेक्ट करता है, ना कि कोई और चीजें कलेक्ट करता हो. दैट इज द मेन थिंग ऑफ द बैंक. तो अब बात करते हैं कि लोग जो है वो किस तरह से अपना बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं, किस किस तरह का अकाउंट लोग खोल सकते हैं बैंक के अंदर. सो द वेरी फर्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एफडी. एफडी आप खुलवा सकते हो बैंक में, आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो. इसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोल देते हैं. दे आर आल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट. टर्म क्योंकि एक टर्म के लिए आपने बैंक में पैसा जमा करवाया है, आप उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले इसको नहीं निकलवा पाएंगे. तो एफडी जो है वो एक किस्म से आप फिक्स पीरियड के लिए कैश डिपॉजिट करवाते हो एफडी अकाउंट के अंदर और आप अपना पैसा जो है वो निकलवा सकते हो ओनली एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. और जिस पीरियड के लिए आपने वो पैसा जमा करवाया है उसके बाद ही आप उसको निकलवा सकते हो. और जब आप इस तरह का पैसा जमा करवाते हो तो बैंक आपको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है. जितने लंबे टाइम के लिए आप पैसा जमा करवाओगे उतनी ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगी. तो लगभग 7 to 8% रिटर्न आपको एफडी पे मिल जाती है. तो मेन पॉइंट इज अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड होता है इसमें. तो लगभग 7-8 ईयर्स में आपको पैसा डबल मिल जाएगा. तो अगर आप 7-8 ईयर्स के लिए अपना पैसा जमा करवाते हो तो ये बैंक आपको अच्छी रिटर्न देगा. बट द ओनली पॉइंट इज
कि आप जो अमाउंट आपने जमा करवाया है वो जितने पीरियड के लिए आपने जमा करवाया है उससे पहले नहीं निकलवा पाओगे। तो आपने जितने भी सालों के लिए, कि आपने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी सालों के लिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करवाया है तो उतने टाइम के लिए आपको रखना पड़ेगा। सो दे आर कॉल्ड एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने एक अमाउंट जो है वो फिक्स जमा करवा दिया है और आप उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड निकलवा सकते हो। दूसरा है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट, इट इज आल्सो नोन एज करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो खुलवाते हैं। इसमें आप जो है कभी भी अपने पैसा जमा करवा सकते हो और जितनी मर्जी बार आप चाहो उतनी बार निकलवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये जो बड़े पार्टनरशिप फर्म होती है या जो बड़े दुकानदार हैं, वो इस तरह का अकाउंट खुलवाते हैं। बिजनेसमैन ऐसा अकाउंट खुलवाते हैं क्योंकि उनको जैसे उनके पास पैसा आता है वो बैंक में जमा करवा देते हैं एज ए सेफ्टी पर्पस, और जब भी उनको जरूरत पड़ती है वो तब भी जाके निकलवा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है निकलवाने की और जमा करवाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अकाउंट के ऊपर जनरली आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप, इसीलिए उसको करंट अकाउंट बोला गया है। आप जितनी बार निकलवाओ, जितनी बार जमा करवाओ, तो आपने एक दिन में 10 बार पैसे निकलवा दिए और 5 बार आपने जमा करवा दिए तो कोई इंटरेस्ट आपको जनरली नहीं मिलता है। और आप करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हो। मीन्स कि आपका अगर करंट अकाउंट, मान लो 10 लाख रुपए का करंट अकाउंट आपने खुलवाया हुआ है, जनरली उसमें आप 10 लाख रुपीज रखते हो, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। मान लो कि 1 लाख रुपीज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि आप एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज निकलवा सकते हो, अपनी डिपॉजिट से भी ज्यादा पैसा निकलवा सकते हो। और बैंक जो है वो आपको कुछ और फैसिलिटीज भी देता है करंट अकाउंट के ऊपर, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट ही खुलवाते हैं जनरली, तो बैंक आपको कुछ अच्छी सर्विसेज भी देता है। जैसे कि आपके जो आउट स्टेशन चेक हैं उनको बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर देगा। बाहर के आपके जो भी चेक हैं, तो ये बैंक की तरफ से आपको एक फ्री सर्विस है कि आपके जो बाहर के चेक हैं उनको बैंक फ्रीली कलेक्ट करके देगा। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द करंट डिपॉजिट अकाउंट। तीसरी तरह का जो अकाउंट है जो लोग खुलवाते हैं जिससे पैसा बैंक को मिलता है, दैट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये स्मॉल सेविंग को इनकरेज करने के लिए जो मिडलमैन या जो नॉर्मल आदमी होता है वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है, ताकि आपके जो घरों में सेविंग पड़ी है, आइडल बेकार पड़ी है सेविंग में, तो वो अपने घर में ना रख के आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाइए। तो इसमें खास बात क्या होती है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर। तो इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा नहीं होता, वो लगभग 2 to 3% ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे SBI जो है वो मेरे को लगभग 2.5% इंटरेस्ट देता है मेरे अमाउंट के ऊपर, तो बैंक जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। इसमें एक खास बात और है कि आप सेविंग अकाउंट जो है आप ऑपरेट जब करते हो तो उसमें एक लिमिट होती है, आप बार बार ज्यादा पैसा नहीं निकलवा सकते। तो 6 मंथ के अंदर लगभग आप 50 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप और बार बार ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अराउंड 50 ट्रांजेक्शन आर फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 6 मंथ। इसमें अगर बात करें हम इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू FD अकाउंट। FD में मैंने आपको बताया कि 7-8% इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसमें लगभग आपको 2 to 3% इंटरेस्ट ही मिलते हैं। और चेक के थ्रू आप पेमेंट निकलवा सकते हो, चेक के थ्रू या DD के थ्रू। तो दिस इज ए नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लगभग उन सबके सेविंग अकाउंट ही मिलेंगे बैंक के अंदर। तो इट्स ए वेरी गुड स्टेप कि आपकी जो मनी है उसको बैंक अपने डिपॉजिट के तौर पे ले रहा है। देन लास्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग, इसको RD अकाउंट भी बोल देते हैं, RD। इस तरह ये FD है, फिक्स डिपॉजिट को हमने FD अकाउंट बोला है, इसको हम RD बोलते हैं। तो जब भी आप प्राइवेट बैंक में विजिट करोगे तो बैंक वाला आपसे रिक्वेस्ट करता रहता है कई बार कि आप एक RD ले लो, एक FD ले लो। तो RD का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इस तरह के अकाउंट के अंदर आपको हर मंथ कुछ ना कुछ जमा करवाना होता है। जैसे आप अगर हर मंथ 5,000 रुपीज जमा करवा रहे हो तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे आप 2 साल के लिए, 24 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए, या 12 मंथ्स के लिए, या 60 मंथ्स के लिए, ये आपने डिसाइड किया है कि आप हर महीने
₹5,000 डिपॉजिट करवाओगे फॉर 24 मंथ्स, सो दैट इज कॉल्ड रेकरिंग। रेकरिंग का मीनिंग होता है बार बार। तो बार बार आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आप जो अमाउंट जो है वो 24 मंथ से पहले नहीं निकलवा पाओगे। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप 24 मंथ्स के लिए पैसा जमा करवाओगे, तो रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो इस तरह का अकाउंट होता है। इसमें एफडी से कम पीरियड के लिए आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हो। तो आरडी में क्या है, आप छोटे पीरियड के लिए भी, जैसे 12 मंथ के लिए या 24 मंथ्स के लिए आप एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहे हो, तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और अमाउंट आप स्पेसिफाइड पीरियड से कम पीरियड के लिए नहीं निकलवा सकते। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस कि आप किस तरह से बैंक में पैसे जमा करवा सकते हो। अब दूसरा जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक देता है उसमें दो ही सर्विसेज है, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन एडवांस देना, एडवांसिंग द लोन्स। तो बैंक जो है वो लोन देता है अपने कस्टमर्स को, जिन लोगों को नीड होती है पैसों की, बैंक उनको अमाउंट देता है एज ए इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो बैंक मेनली क्या करता है, देखिए आपने जो बैंक में डिपॉजिट करवाया है उसका कुछ पार्ट बैंक अपने पास रख लेगा, सम पार्ट विल बी केप्ट बाय द बैंक एज रिजर्व, अपने रिजर्व में रख लेगा, और दूसरा जो है बाकी जो बच गया है उसको किस फॉर्म में दे देगा, लोन की फॉर्म में वापस जिन लोगों को जरूरत है उसको दे देगा। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक। अब जिसको लोन दिया है उसके ऊपर बैंक ज्यादा चार्ज करता है कि वो 10 से लेके 12% तक लोन दे रहा है आपको, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, और डिपॉजिट पे आपको लगभग 3-4% दे रहा है, अगर एफडी है तो 7-8% दे रहा है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन है यही बैंक की कमाई है। कहाँ वो 12% तो लोन पे ले रहा है और 3-4% दे रहा है, तो यहाँ 8% की बैंक को कमाई हो रही है। तो यहीं से बैंक को मेन, दैट इज द मेन पोर्शन ऑफ द इनकम, बैंक यहीं से पैसा कमाता है। अब बात आती है कि बैंक जो है वो एडवांसेस किन को देता है। बैंक एडवांसेस देता है उन लोगों को जिसको इसकी जरूरत होती है, अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, उनसे कुछ सिक्योरिटी वो एज ए प्लेज ले लेता है, गिरवी रख लेता है कुछ सिक्योरिटी को, और हमेशा सिक्योरिटी से कम अमाउंट के लिए ही लोन देता है। मान लो आपने लोन लेना है 5 लाख रुपए का, तो आपसे वो कोई सिक्योरिटी मांगेगा, ऐसे तो आपको लोन मिलेगा नहीं। तो आपने घर की रजिस्ट्री दे दी, आपने क्या किया, अपने घर की जो रजिस्ट्री है उसको बैंक के पास गिरवी रख दिया, और वो मान लो जो घर की रजिस्ट्री है, वो घर जो आपका है वो 5 लाख का ही है, तो बैंक आपको 5 लाख की रजिस्ट्री पे 5 लाख का लोन नहीं देगा, वो इसका लगभग 80 to 90% ही लोन देगा आपको। तो 4 लाख से लेकर के 4,50,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। तो बैंक हमेशा आपको जितना सिक्योरिटी का वैल्यू होता है उससे कम के लिए ही लोन देता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक, कि जिनको भी जरूरत होती है बैंक उनको लोन देता है। अब बात आती है कि बैंक किस किस तरह के आपको लोन देता है, व्हाट टाइप्स ऑफ लोन्स आर गिवन बाय बैंक। सबसे पहला है मनी एट कॉल। देखिए बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको बैंक लोन देगा। ये जनरली लोन किनको मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और आपस में बैंक्स को जब पैसा चाहिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड मनी एट कॉल। तो ये 1 to 14 डेज तक होता है बस, 1 से 14 दिनों तक आपको आपस में बैंक जो लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी एट कॉल। तो ये बहुत ही छोटे पर्पज के लिए होता है। जब भी बैंक को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा पैसों की कमी हो गई है 2-4 दिन के लिए, जैसे मान लो कि सिरसा का एसबीआई बैंक है, तो इसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं हमेशा, बट फिर भी इनके पास कोई बड़ा आदमी पैसे लेने आ जाए और वो 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपया एट प्रेजेंटली नहीं है, तो वो अपने साथ वाले बैंक से ले लेगा, किसी और ब्रांच से या पीएनबी से एक बार पैसे उठा लेगा। तो ये 1 दिन से लेकर के मैक्सिमम 2 वीक्स तक हो सकता है। तो दैट इज फॉर इंश्योरिंग लिक्विडिटी। तो बैंक्स जो आपस में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में जब लोन वगैरह ले रहे हैं छोटे पर्पज के लिए, थोड़े पर्पज के लिए, थोड़े दिनों के लिए, दैट इज कॉल्ड मनी एट कॉल। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बैंक किस तरह आपस में लोन वगैरह लेते हैं। दूसरा है ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो बिजनेसमैन को मिलती है, ये जो उसका करंट अकाउंट होता है उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपका करंट अकाउंट है तो उसके ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी कि जितना आप बैंक में अपने डिपॉजिट से ज्यादा पैसा निकलवा सकते हो, जितना आपका डिपॉजिट पड़ा है उससे फालतू आप निकलवा सकते हो, जितना पोर्शन आप फालतू निकलवाते हो उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। सो ओवरड्राफ्ट मीन्स बोरोवर कैन बी अलाउड टू ओवरड्रा हिज करंट बैलेंस। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है जितना भी आपने निकलवाया है फालतू पैसा। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, बहुत छोटे टाइम के लिए आपको बैंक ने एक फैसिलिटी दी है कि मान लो आपके खाते के अंदर 1 लाख रुपीज पड़े हैं और आपको पेमेंट करनी है 1,20,000 की, और बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आप 25,000 तक फालतू पैसा निकलवा सकते हो। तो यस यू कैन पे द अमाउंट, क्योंकि 25,000 तक बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी हुई। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, बट बहुत थोड़े समय के लिए बैंक आपको देता है कि एक किस्म से आपका काम चल जाए और जैसे पैसे आएंगे आप इसको वापस कर दोगे। तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इसके रिलायबल कस्टमर होते हैं, जो अच्छे कस्टमर होते हैं, जिनके साथ बैंक का भरोसा बना हुआ है, तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, आपको टेम्परेरी आपका काम निकल जाएगा। तो बैंक को आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपका काम निकाल दिया। तो ये थोड़े टाइम के लिए आपको एक फैसिलिटी मिली हुई है बैंक से। देन उसके बाद कैश क्रेडिट एक अलग ऑप्शन है लोन के अंदर। देखिए ये भी बहुत पॉपुलर ऑप्शन है एडवांसिंग लोन के अंदर। इस सिस्टम में क्या होता है कि बैंक जो है वो आपको आपकी करंट एसेट्स के बेस पे, आपका जो रिसीवेबल है, आपके जो कस्टमर की जो डेटर्स हैं उनको हम रिसीवेबल भी बोल देते हैं, जिन डेटर से आपने पैसा लेना है, और आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, उन तीनों के बेस पे आपको एक फैसिलिटी देता है कि कुछ अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देगा। किसके बेस पे? आपके करंट एसेट्स के बेस पे, आपके जो डेटर्स हैं जिनसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट आपको मिल गया है जो आपने बैंक में लगाया हुआ है, और आपकी फिक्स एसेट्स जो है, तो वो इन तीनों के बेस पे, क्योंकि ये तीनों आपने बैंक को दिखा रखी हैं, अपनी करंट एसेट्स और अपनी फिक्स एसेट्स, तो इन तीनों की वैल्यू लगा करके बैंक जो है एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देगा एज ए लोन अकाउंट। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये पैसा लेना है या नहीं लेना, क्योंकि बैंक ने तो एक टोटल अमाउंट क्रेडिट कर दिया है। मान लो बैंक ने आपकी कैपेसिटी को देखते हुए आपको 5 लाख रुपए अकाउंट में आपके डाल दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना अमाउंट यूज करोगे और कितना नहीं। बैंक इसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक ने तो पूरा ही अमाउंट डाल दिया है। बैंक तो कह रहा है कि आप सारा ही ले लो चाहे। अगर आपने इसमें से मान लो 2 लाख रुपए लिए हैं, तो बैंक फिर भी आपसे 5 लाख पे ही चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक ने तो 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए। अब आप जितना यूज करो चाहे ना यूज करो, बैंक उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो दैट इज ए वेरी गुड ऑप्शन ऑफ एडवांसिंग लोन। अगर आप पूरा अमाउंट निकालते हो तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं निकालते तो भी देना पड़ेगा। तो ये बैंक की तरफ से आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बैंक आपको एक किस्म से आपके बिल को पहले डिस्काउंट कर रहा है। जैसे कोई प्रोमिसरी नोट या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास आया है और वो 3 मंथ्स के बाद ड्यू है, किसी डेटर ने आपको लिख के दिया है कि वो 3 महीने के बाद आपको पैसे देगा, तो वो जो प्रोमिसरी नोट है वो 3 महीने बाद उसके अवेलेबल होगा आपको, बट आपको पैसे अभी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक के पास जाओगे और वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है आप उसको क्या करोगे, डिस्काउंट करवा लोगे। बैंक आपको जो 3 महीने बाद मिलने वाला है कस्टमर से वो आपको आज ही दे देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बैंक आपको एक किस्म से 3 महीने के लिए पहले ही आपको पैसे दे रहा है। इसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज करता है, कमीशन वगैरह जो इसका बनता है वो चार्ज करेगा। दैट्स ए गुड ऑप्शन, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बैंक को इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि 3 महीने बाद उसको वैसे ही कस्टमर से मिल जाएगा पैसा। तो बैंक इन 3 महीनों का इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज कर लेगा। तो दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट टू गवर्नमेंट। बैंक जो है वो गवर्नमेंट को भी लोन देती है।
गवर्नमेंट को पैसे देती है बैंक। जिस तरह से हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट भी जो है बैंक से इनडायरेक्ट क्रेडिट लेती है। कैसे? गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, बैंक उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं? वो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनमें भी बैंक इशू करता है पैसे, उनको लोन देता है और उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लोन देने का, बैंक यहाँ पे भी पैसा लगाता है। तो दीज आर द प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द बैंक। इसके बाद तीसरी जो प्राइमरी सर्विस है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। दो प्राइमरी फंक्शन हमने कर लिए हैं कि बैंक सबसे मेन काम है बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा मेन काम है बैंक का लोन देना। इन दोनों के टाइप्स हमने कर लिए हैं। तीसरा जो सबसे मेन फंक्शन है बैंक का, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, कि बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करता है। बैंक एक किस्म से डिमांड क्रिएट करता है, किसकी? मनी की। अब देखिए, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, अगर आपके पास वो पैसा पड़ा रहता, आपकी तिजोरी के अंदर मान लो 10 लाख रुपए पड़े। अब ये जो तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े हैं, ये बेकार हैं, ये इकोनॉमी के किसी काम के नहीं, क्योंकि ये पैसा जितना घूमेगा, सर्कुलेट करेगा एक से दूसरे हाथों में, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी को फायदा होगा। अगर ये 10 लाख रुपए आपने किसी को दिए होते, उसने आगे किसी को दिए होते, आपने ए को दिए, ए ने आगे बी को दिए, बी ने आगे सी को दिए, सी ने आगे डी को दिए, तो यूं ये पैसा घूमता रहता है। तो जितना ये पैसा ज्यादा घूमेगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो बैंक की अगर बात करें तो बैंक जो है वो एक किस्म से क्रेडिट को क्रिएट करता है, उसको घुमाता है पैसे। जैसे क्या होता है, देखिए, जब भी बैंक कोई लोन देता है किसी को, तो आपने मान लो 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए, ए ने बैंक के अंदर 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया है। अब बैंक क्या करेगा? इस 10 लाख को अपने पास तो नहीं रखेगा, ये एज ए लोन किसी को दे देगा। अब जो लोन बैंक देता है, हमेशा वो कभी भी कैश में नहीं देता बैंक लोन, वो हमेशा एक नया अकाउंट क्रिएट करेगा और उस अकाउंट के अंदर अमाउंट क्रेडिट कर देगा। अब आगे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, अब फिर वो बैंक के पास ही रहेंगे पैसे एक किस्म से। आगे किसी और को चाहिए अकाउंट लोन के लिए पैसे, तो बैंक फिर उसके अकाउंट में डाल देगा, फिर वो अकाउंट में पड़े रहेंगे। फिर आगे बैंक को कुछ चाहिए, किसी को और अकाउंट में लोन देना है, तो वो फिर पड़ा रहेगा। तो इस तरह से सेम अमाउंट जो है, सेम जो मनी है, वो ऐसे घूमती रहती है अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि बैंक कभी भी कैश में आपको पेमेंट नहीं करता है। तो मेनली क्या होता है, बैंक कैसे क्रिएशन करता है अकाउंट का, मैंने आपको बताया था कि आपने जो बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया होता है, बैंक सारे का सारा अपने पास नहीं रखता, कुछ रिजर्व अपने पास रख लेता है जो इसको जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, CRR। वो कुछ अपने पास रख के बाकी सारा क्या कर देता है, लोन दे देता है। अब मान लो बैंक को 10,000 रुपीज डिपॉजिट मिला है और बैंक ने 10% मान लो अपने पास रखना है, तो बैंक अपने पास कितने रख लेगा? 1,000, बाकी 9,000 क्या दे देगा? लोन। अब ये 9,000 लोन जो है वो कैश में नहीं होगा, वो किसी अकाउंट में जाएगा, तो पड़ा तो बैंक में ही है ना। अब वो एक बार घूम गया, अब बैंक के पास 9,000 रुपीज अकाउंट में पड़े हैं, उसका 10% बैंक ने कैश रखना है, 900 अपने पास रख लेगा, बाकी 8,100 फिर किसी और को लोन दे देगा। 2 बार घूम गया ये। अब तीसरी बार बैंक के पास फिर आपको पता लग गया कि बैंक के पास 8,100 रुपीज पड़े हैं, 10% अपने पास रखना है, बाकी जो है वो बैंक क्या करेगा, किसी और को लोन दे देगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये अमाउंट जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक बैंक इस पैसे को घुमाता रहेगा। तो इस तरह क्रेडिट क्रिएट होता है। तो बैंक सारे का सारा पैसा अपने पास नहीं रखता, कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है एज ए रिजर्व रेशो, बाकी जो है वो सारे का सारा जो डिपॉजिट है उसको लोन के रूप में आगे घुमाता रहता है।
तो इससे बैंक को क्या होता है, बैंक मनी क्रिएट करता है मैनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट विद इट। तो बैंक के पास है कितना डिपॉजिट, सिर्फ 10,000 रुपीज, और उसने घुमाया कितनी बार, लगभग 10 बार घुमा देगा। तो इस तरह मार्केट के अंदर मनी को क्रिएट करता है, बार बार पैसा घुमाने से उसको उतना ही दुगना कर देता है। तो ये वही बात हो गई कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ये अपने पास अगर आप रखोगे तो इसकी वैल्यू 100 रुपए रहेगी। अगर आपने ये बी को दे दिया, बी फिर सी को देगा, सी फिर डी को देगा, डी ई को देगा, ई एफ को देगा, तो अगर पूरे दिन में 6 बार घुमा है पैसा तो इसकी वैल्यू 600 रुपीज होगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर, क्रिएट करते हैं मनी को, जितना भी पैसा उसके पास पड़ा है उससे लगभग 10 गुना। दैट इज द मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। देन उसके बाद प्राइमरी फंक्शन है बैंक का चेक सिस्टम। आपको जब भी पेमेंट करनी है तो सबसे पॉपुलर सिस्टम क्या है कि आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर जो है वो पेमेंट करने के लिए चेक का यूज करते हैं, चेक सिस्टम का यूज करते हैं। तो चेक सिस्टम जो है वो काफी अर्ली स्टेज में आ गया था बैंकिंग की, बट अब ये बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है बैंकिंग वर्ल्ड के अंदर। तो ज्यादातर जो पेमेंट होती है, बड़ी पेमेंट जो होती है बिजनेसमैन की आपस में, वो चेक के थ्रू होती है। तो चेक क्या है, चेक एक किस्म से बैंक के ऊपर एक ऑर्डर है, जिसमें कस्टमर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है बैंक को कि उसके कहने पे जिसको भी वो कह रहा है, ए बी या सी, किसी को भी उसको पेमेंट कर दी जाए। तो ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, ये एक ऑर्डर होता है। तो चेक हमेशा एक ऑर्डर होता है जिसमें बैंक को ये ऑर्डर दे रहा है कस्टमर, जिसको वो कह रहा है उसको पेमेंट कर दी जाए। तो दैट इज द चेक सिस्टम ऑफ द पेमेंट ऑफ द फंड्स। तो इस तरह से पेमेंट करना भी उसका एक प्राइमरी फंक्शन है। तो ये बात थी आपकी प्राइमरी फंक्शंस की। अब बात करते हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बैंक किस तरह से कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी कर रहा है, कुछ अलग तरह के फंक्शंस भी कर रहा है। उसमें सबसे पहले फंक्शन है एजेंसी सर्विसेज। बैंक किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, एज ए एजेंट बन करके बैंक आपका एजेंट बन गया है, और आपने जो बैंक को कहा है बैंक उन सर्विसेज को दे रहा है। तो एज ए एजेंट बैंक क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट। देखिए कमर्शियल बैंक्स जो आजकल आए हुए हैं वो बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को। आजकल यूं नहीं है कि बैंक सिर्फ आपका डिपॉजिट ले रहा है और आपको लोन दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बैंक बहुत सारी सर्विसेज आपको देता है। तो इसी में ही सबसे पहली सर्विस है कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट। देखिए कमर्शियल बैंक आजकल क्या करते हैं, आपका जो चेक है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, इन सबको कलेक्ट करने का काम भी करते हैं। वो कमीशन चार्ज करते हैं, उनकी फीस है। तो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनको कलेक्ट करने का काम और आपके अकाउंट में क्रेडिट करने का काम बैंक करते हैं। इसके अलावा बैंक जो है आपके बिहाफ पे बहुत सारी पेमेंट भी करते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ रेंट। बैंक को आप बोल दो कि हर महीने मेरा रेंट कटता है, वो रेंट किसी अकाउंट में डालना है, मिस्टर ए के अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपीज पहुंच जाने चाहिए, तो बैंक ये भी कर देगा। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस भरना, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी आती है हर 6 महीने बाद, वो भी बैंक भर देगा। इसके अलावा इनकम टैक्स, आपका कोई इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, वो सारे काम बैंक आजकल करने लग गए। तो कस्टमर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को कि ये पेमेंट मेरी कर दियो, तो बैंक आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा और वो पेमेंट आपकी कर देगा। दैट इज द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, आजकल जो कमर्शियल बैंक्स है, मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जैसे HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, SBI है, ये जो बैंक है ये आपके कहने पे जो सिक्योरिटीज हैं, जैसे शेयर है, डिवेंचर्स हैं, स्टॉक है, बॉन्ड है, इन सबको आपके कहने पे सेल और परचेज भी करते हैं। आपको जो भी सिक्योरिटीज में सेल परचेज करना है, आप बैंक को बोल दीजिए, बैंक आपके बेस पे डीमेट अकाउंट आपका खुल जाएगा और बैंक ही सेल परचेज कर देगा, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। तो बैंक जो है एक किस्म से ब्रोकर का फंक्शन कर रहा है। तो पहले ये फंक्शन दलाल करता था ना, आप दलाल को बोलते थे, अब बैंक भी एक किस्म से ये फंक्शन आपको दे रहा है, ये सर्विस आपको दे रहा है। बट बैंक आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा है कि आपको किस में खरीदना चाहिए और कौन सा बेचना चाहिए। बैंक सिर्फ आपके कहने पे वो एसेट्स और सारी की सारी सिक्योरिटीज परचेज या सेल कर देगा। ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन बैंक आपको प्रोवाइड करवा रहा है। देन उसके बाद
ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। देखिए बैंक एज ए ट्रस्टी भी काम करते हैं और एज ए एग्जीक्यूटर भी बैंक काम करता है। ट्रस्टी का क्या मीनिंग होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने अपनी विल बनवा ली, आपने अपनी जिंदा रहते हुए अपना वसीयतनामा लिख दिया कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरी जब डेथ हो जाएगी उसके बाद मेरा जो पैसा है वो इन लोगों में बांट दिया जाए। मेरे बेटे हैं 3 A, B और C, या मेरी मौत के बाद, मेरी डेथ के बाद एक ट्रस्ट बना दिया जाए और उसको संभालने वाला कौन होगा? बैंक। तो ये बैंक की ड्यूटी है कि मेरी डेथ के बाद इन तीनों को कितना कितना पैसा मिलेगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो एज ए ट्रस्ट बन जाए और हर साल इस ट्रस्ट से जो कमाई होगी वो इस ट्रस्ट में रहे। तो मेनली इस ट्रस्ट को कौन संभालेगा? बैंक। तो अब बैंक जो है एज ए ट्रस्टी बन गया है, एज ए एग्जीक्यूटर भी बन गया है कि उसका काम है जब भी आपकी डेथ हो जाएगी तो उस पैसे को, जितनी भी आपकी वसीयत है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको कैसे संभाला जाएगा, कैसे उसको बांटा जाएगा, ये सारे काम कौन करेगा? बैंक। तो बैंक एक किस्म से ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर का भी काम करता है। ये भी अच्छा है कि आपकी प्रॉपर्टी किस तरह से संभाली जाएगी, किस तरह से वो आगे काम करेगी। तो बैंक ये सारे काम करता है। देन रेमिटेंस ऑफ मनी। देखिए एक जगह से दूसरी जगह पे आपको जब कोई पैसा पहुंचाना हो तो बैंक ये भी काम करता है। ये किस तरह से काम होता है? चेक के थ्रू। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इसके अलावा मेल ट्रांसफर, आप मेल के थ्रू बैंक को बोल सकते हो। इसके बाद आपका टेलीग्राफ ट्रांसफर हो गया। टेलीग्राफिक मतलब आप टेलीफोन पे भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो बैंक को। आप मैनेजर को बोल सकते हो कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के बेंगलोर में जो किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो बैंक वो पैसा भी कर देगा, वो काम भी कर देगा। टेलीफोन पे ही बैंक ये काम कर देगा। तो दैट इज रेमिटेंस ऑफ मनी। देन देयर इज रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। देखिए कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी आपका काम करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है वो। तो जब भी आप कोई पासपोर्ट बनवाते हो या कोई आप टिकट परचेज करते हो ऑनलाइन, या आपने कोई प्लॉट खरीदा है, या आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन खरीदी है, कोई बड़ा व्हीकल खरीदा है, तो उस टाइम जो गारंटी की जरूरत होती है या फिर जो आपको एक किस्म से बताना होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, या आप बैंक एज ए गारंटर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो बैंक बताता है कि इस आदमी का अकाउंट यहाँ पे है और ये अच्छा कस्टमर है। तो ये सारी चीजें बैंक आपको करके देता है। तो वो एक किस्म से आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो, कि हाँ ये मेरा कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है और मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसके बाद बुलियन ट्रेडिंग। बुलियन ट्रेडिंग क्या है? कमर्शियल बैंक जो है वो ट्रेड करते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर, ये भी बैंक काम करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बैंक जो है वो गोल्ड में और सिल्वर में, सोने चांदी को खरीदने में का भी काम करते हैं। जैसे SBI है, कैनरा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इनको अलाउ किया गया है कि वो विदेशों से भी गोल्ड को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, सिल्वर को खरीद सकते हैं, चांदी को। तो इनको लाइसेंस मिल गया था 1997 के अंदर। तो अगर इनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो दे कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, तो दे कैन डू बुलियन ट्रेडिंग। These are some of the agency functions of the agency services of the bank. अब बात आती है कि कुछ और सेकेंडरी फाइनेंशियल फंक्शन है जिनको हमने जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में डाला है। ये कुछ जनरल सर्विसेज हैं, कुछ आम सर्विसेज, कुछ हटके। देखिए मेन फंक्शन तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है और लोन देना है, बट इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी है जनरल फंक्शन, वो हम देख रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला लॉकर फैसिलिटी। बैंकर आपको एक लॉकर फैसिलिटी देते हैं, उसमें आप अपना जो भी वैल्यूएबल आइटम है वो रख सकते हैं। बैंक उससे आपसे कुछ चार्ज करता है। बैंक को कभी पता नहीं होता कि आपके लॉकर में क्या रखा हुआ है, तो बैंक सिर्फ उसकी सेफ्टी का काम करता है। सेफ्टी भी कोई ज्यादा नहीं है, इवन तक कि अगर उसमें कोई चोरी हो जाए तो बैंक उसके लिए कोई लाइबल नहीं है, क्योंकि बैंक को पता ही नहीं है कि आपके लॉकर के अंदर क्या है। तो एक किस्म से बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर एनुअल इनका रेंट होता है, उसमें आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, उसके अंदर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। दूसरा एक्टिंग एज ए रेफरी। बैंक एज ए रेफरी भी काम करता है। देखिए आपकी क्या पोजीशन है। कई बार क्या होता है कि आप किसी और अच्छी फर्म के साथ या अच्छे बिजनेसमैन के साथ डील कर रहे हो, तो उस टाइम उस फर्म को या जो थर्ड पार्टी है उसको आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है।
आपने किसी फर्म के साथ या थर्ड पार्टी के साथ कोई डीलिंग करनी है और वो थर्ड पार्टी या फर्म जानना चाहती है कि आपकी इकोनॉमिक पावर क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो वो किससे पूछ सकती है? बैंक से। तो बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो इन पार्टीज को बताएगा। तो एज ए रेफरी भी बैंक काम करते हैं, बट ये जो है बैंक कब बताएगा? जब कस्टमर खुद कहता है कि मेरी इंफॉर्मेशन इन पार्टीज को दे दो, अदरवाइज तो सीक्रेसी आउट हो गई ना। तो बैंक आपका जो भी बैंक के साथ लेन देन है उसकी जानकारी बैंक थर्ड पार्टीज को दे देता है, ताकि आपकी क्या औकात है वो पता लग जाए। जैसे आप क्रेडिट कार्ड खरीदते हो, अगर जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो या जब भी आप लोन लेते हो, तो लोन लेने वाला बैंक आपके जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से आपकी सारा पता कर सकता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, कितने पैसे उसमें पड़े हैं। तो बैंक एज ए रेफरी भी काम करते हैं। देन इश्यूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, देखिए ये भी बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट है फॉरेन ट्रेड के अंदर। जब भी आप फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत काम आता है। तो जैसे आपने बाहर कुछ एक्सपोर्ट किया है, आपने अमेरिका में अपना कुछ सामान बेचा है और आपको पता है कि ये 3 महीने के बाद अमेरिका पहुंचेगा। 3 महीने के बाद अमेरिका पहुंचेगा, पेमेंट होगी या नहीं होगी, तो आपके मन में सवाल है। तो ए ने बी को कुछ सामान बेचा है अमेरिका में, तो अब ए क्या चाहता है कि बी ये लिख के दे, या बी का बैंक जो है ये लिख के दे, मुझे एक लेटर लिख के दे कि 3 महीने के बाद पेमेंट हो जाएगी। तो बी का जो बैंक है अमेरिका में वो एक लेटर लिख के देता है जिसमें कि ये गारंटी होती है कि 3 महीने के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी बैंक काम करता है, आपके बिहाफ पे बैंक लिख के देगा कि पेमेंट हम कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। देन एक्टिंग एज अंडरराइटर, बैंक जो है वो जो नए शेयर इश्यू होते हैं उसमें अंडरराइटर का काम करता है। अंडरराइटिंग क्या होती है? एक सिंपल कंसेप्ट है कि अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी, ये जो पब्लिक कंपनी होती है, ये कोई शेयर इश्यू कर रही है, तो उस टाइम बैंक क्या करता है, ये गारंटी लेता है कि अगर सारे शेयर इश्यू नहीं होंगे तो जितने शेयर बच जाएंगे इश्यू ना होने से वो मैं परचेज कर लूंगा। दैट इज ए गारंटी। तो बैंक ये भी काम करता है, अंडरराइटिंग का भी काम करता है बैंक। तो दैट्स आल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। तो इससे इन्वेस्टर को विश्वास हो जाता है कि सारे शेयर बिक जाएंगे। देन देयर इज एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी काम करते हैं। कमर्शियल बैंक के पास देखिए सबका डाटा होता है, एक आम आदमी से लेकर के कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, ट्रेड का, कॉमर्स का, सारों का डाटा होता है। तो बैंक जो है वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डाटा है, इकोनॉमिक डाटा है या स्टैटिस्टिकल डाटा है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है उनके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है बैंक्स के पास। तो बैंक ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड डाटा भी पब्लिश करते हैं, और जितनी भी अलग अलग पार्टीज होती हैं वो उनमें इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि उनको वो डाटा चाहिए होता है। तो एक किस्म से बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है सारी इंडस्ट्रीज के बारे में और पूरी इकोनॉमी के बारे में। देन देयर इज 7th जो 6th फंक्शन है, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये जो 5 फंक्शन के बाद 6th फंक्शन जो है वो है इश्यूइंग ट्रेवलर्स चेक। बैंक ये भी काम करता है कि जब भी कोई ट्रेवलर पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमना चाहता है तो बैंक उसको एक चेक इश्यू करके देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेवलर चेक। अब उसको अलग अलग बैंक में नहीं भटकना पड़ता, अपने पास पैसा नहीं रखना पड़ता, तो वो एक चेक के बेस पे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकता है। तो अब तो ट्रेवलर चेक भी चल रहे हैं, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी बैंक ने इशू कर दिया है, स्पेशल क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं बैंक ट्रेवलर्स के लिए। तो उस कार्ड के बेस पे वो स्पेसिफिक जगह पे जाकर के उनकी जगह पे कैश ले सकता है। तो दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन, ट्रेवलर चेक इशू करना। देन देयर इज इशू ऑफ गिफ्ट चेक। बैंक जो है गिफ्ट चेक भी इशू करते हैं। जो इंडियन बैंक्स जो है वो गिफ्ट चेक इशू करते हैं, जैसे 11 रुपये का चेक इशू कर दिया, 21 का, 51 का, 101 का, 501 का, 1001 का। तो ये गिफ्ट चेक बैंक इशू करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज इशू किए जाते हैं। दिवाली के फंक्शन पे, होली के फंक्शन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गिफ्ट चेक बैंक देता है। देन देयर इज बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करते हैं। आपको अपना रुपीज जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करवाना है, तो बैंक जो है वो एज ए ऑथोराइज्ड पर्सन भी
डील करते हैं। किसी भी बैंक में जाकर के आप रुपीज के बदले में डॉलर ले सकते हो। तो दे आर द ऑथराइज्ड डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो दिस इज आल्सो a very good function which is performed by the bank. Then the last function is merchant banking services. मर्चेंट बैंकिंग का क्या मतलब है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बैंक उनको ये सर्विस भी देते हैं कि आपने किसमें कहाँ पे अपने पैसे को लगाना चाहिए, कौन कौन सी एसेट्स के अंदर, कौन कौन सी सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो जो वेल्दी कस्टमर होते हैं जिनके पास अरबों रुपए होते हैं, उनके लिए बैंक एक किस्म से उनको सलाह देने के लिए भी बैंक काम करता है। तो आजकल ये जो काम है, बैंक ने अपने सेपरेट एक सब्सिडरी बना रखी है, एक अलग से ब्रांच ही बना दी है। तो ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज द जनरल यूटिलिटी सर्विसेज विच आर परफॉर्म्ड बाय बैंक्स। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि बैंक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरह से दे रहे हैं। किसी भी कंट्री को डेवलप करने में, किसी की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो बैंक्स ही हैं, ये जो हमारे देश में जो तरक्की हुई है उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को क्रेडिट अवेलेबल करवाने में और लोगों के जो पास जो कैश पड़ा है, सेविंग पड़ी है, उसको सिस्टम में लाने के लिए और उससे कैपिटल फॉर्मेशन करने में बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो लेट्स डिस्कस कि हाउ बैंक इज परफॉर्मिंग द डेवलपमेंटल फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहले बैंक्स जो है वो सेविंग को मोबिलाइज करते हैं। देखिए, ये जो आपके कस्टमर है, पब्लिक है, उसके पास आइडल मनी पड़ी है, सेविंग जो पड़ी है वो बेकार पड़ी है। तो ये बैंक ही है जो इनकी सेविंग को सिस्टम के अंदर लेके आता है। और जब लोग जो है वो बैंक के पास एज ए डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, तो बैंक क्या है, आगे लोन देता है। किस पर्पज के लिए? प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए, जिससे देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो। तो बैंक हमेशा प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन देते हैं, जिससे देश में खुशहाली आती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के बेस पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, ट्रेड डेवलपमेंट होती है। तो देश में जो है कैपिटल फॉर्मेशन का जो काम है, पूंजी के निर्माण का जो काम है, उसको गति मिलती है। तो द कैपिटल फॉर्मेशन इज एक्सेलरेटेड बाय द बैंक्स इन द कंट्री बाय मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। अब सेविंग वैसे बेकार पड़ी रहेगी, बट कैपिटल, पैसे से पैसा कैसे बनेगा? जब लोगों से पैसा लेके उसको प्रोडक्टिव पर्पज के ऊपर देके हर एक क्षेत्र का जब विकास करेंगे, तो देन कैपिटल फॉर्मेशन विल बी देयर, पूंजी का निर्माण होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन को गति मिलेगी किससे? बाय मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। आपकी सेविंग जब सिस्टम में आती है तो इससे फिर पूंजी का निर्माण होता है। मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा आता है बेटा। तो खाली जो पैसा आपके पास पड़ा है उसका कोई मोल नहीं है, उससे देश में कोई निर्माण नहीं हो रहा। आप उस पैसे को बैंक में लाइए, बैंक उस पैसे को आगे सिस्टम में लाएगा। वो जब आगे सिस्टम में आएगा तो उससे और मनी बनेगी। तो इस तरह से सेविंग मोबिलाइज होती है और कैपिटल फॉर्मेशन होती है कंट्री के अंदर, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द रूरल एरिया। अब देखिए, बैंक्स जो है वो रूरल एरियाज के अंदर भी खुल रहे हैं। ये जो हमने देखा पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा कि एसबीआई है, उसको हमने बनाया, प्रेसिडेंसी बैंक की जगह हमने इंपीरियल बैंक बनाया, उसकी जगह एसबीआई बैंक बनाया। तो इसका मेन पर्पज यही था कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो ध्यान नहीं दे रहे थे रूरल एरियाज की तरफ। बट अब जो है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इस बात के ऊपर ध्यान है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि हर आदमी जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े, हर आदमी का बैंक में अकाउंट हो, जनधन योजना है, बचत खाता है। मोदी ने जो कहा है कि हर आदमी का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जितनी भी आपकी पेंशन आ रही है, स्कॉलरशिप आ रही है, बुढ़ापा पेंशन आ रही है, फौजियों की पेंशन आ रही है, किसी भी तरह का कुछ भी अमाउंट अगर गवर्नमेंट से आपको मिलता है, वो सारे का सारा क्या आ रहा है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रहा है। तो अब गांव के अंदर जो है ब्रांचेस खुल गई हैं, स्मॉल टाउन्स के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है। बैंक जो है वो काफी लो रेट के ऊपर रूरल के अंदर लोन दे रहे हैं, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी खत्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। तो मुद्रा लोन मिल रहा है, आपने अपना छोटा सा कोई बिजनेस करना है उसके लिए लोन आपको जल्दी मिल जाता है आजकल।
पहले इस तरह से लोन जल्दी नहीं मिला करते थे, आपको 10 जगह से साइन करवाने पड़ते थे, गारंटी देनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल से लोन मिलता था। अब तो बहुत इजी है लोन लेना। तो गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान है कि जितनी ज्यादा हो सके कैपिटल को घुमाओ, मनी को घुमाओ। तो रूरल एरियाज के अंदर भी बैंक जो है वो अपना काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देन मेकिंग लोन्स टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बैंक जो है वो जो गरीब तबका है उसको भी काफी ज्यादा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करवा रहा है। जो आपके छोटे कलाकार हैं, जो इंडस्ट्रियल लेबरर हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको बहुत जल्दी चीप लोन बैंक से मिल रहे हैं। तो बैंक ने जो है वीकर सेक्शन का भी काफी ध्यान रखा है। 5 लाख तक का लोन, 2 लाख तक का लोन आपको विदाउट एनी सिक्योरिटी मिल रहे हैं मुद्रा लोन के अंडर। इसके अलावा जो गांव के अंदर जो लैंडलेस पीपल हैं उनको भी बहुत जल्दी लोन मिल रहा है। तो ये भी एक बैंक का अच्छा फंक्शन है कि बैंक काफी लोन प्रोवाइड करवा रहा है। इससे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो बैंक इसकी तरफ काफी अच्छा एफर्ट कर रहा है। देन देयर इज असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट, बैंक जो है वो कैपिटल मार्केट में भी पार्ट लेता है, अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है एग्रीकल्चर के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, ट्रांसपोर्टर्स को, इंडस्ट्रीज को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को बैंक लोन देता है, उससे मनी घूमती है। तो कैपिटल मार्केट में भी काफी मदद हो रही है। Then the last services which are performed by banks in the heading of modern services, बैंक क्या क्या मॉडर्न सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए पीछे हमने किया कि बैंक का, हमने देखा कि पुराने जमाने में हमने सिर्फ बैंक के 2 ही काम देखे, डिपॉजिट लेना और लोन देना। बट आजकल इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम कर रहा है जो कि हमने पीछे अभी पढ़े हैं। बट कुछ मॉडर्न सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहली मॉडर्न सर्विस है बैंक की एटीएम। एटीएम कम डेबिट कार्ड जो आए हुए हैं आजकल, तो इसमें क्या है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप एटीएम से डायरेक्टली 24/7 आवर्स पैसा निकाल सकते हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बैंक के अंदर। तो ये काफी अच्छी सर्विस है। तो आप कैश जो है इमरजेंसी में कभी भी एटीएम से निकलवा सकते हैं। किसी को भी अगर पैसा निकलवाना हो एटीएम से जाकर के वो पैसा निकलवा सकता है। आपको कैश रखने की जरूरत भी नहीं है, आप कार्ड के अंदर पैसा रखते हैं, जहां भी आपको एटीएम दिखे आप पैसा निकलवा सकते हैं। दिस इज ए वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। देन देयर इज क्रेडिट कार्ड, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक ने आपको एक ओवरड्राफ्ट की एक किस्म से फैसिलिटी दे रखी है, एक किस्म से आपको बैंक लोन दे रहा है कार्ड के रूप में। तो बहुत सारे बैंक्स ने आजकल जो अच्छे कस्टमर है उनको क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपके बैंक में पैसा होना जरूरी नहीं है, बैंक आपको एक लिमिट दे रहा है कि मान लो 50,000 तक आप कोई भी खरीदारी कर सकते हो और 50 डेज का आपको टाइम मिलता है। आप 50 डेज तक इस अमाउंट को वापस कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। 50 डेज के बाद आपसे बैंक काफी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 50 दिनों तक आपको छूट मिलती है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करने की जरूरत, 50 दिनों के बाद आप पेमेंट कर दीजिए। तो क्रेडिट कार्ड जो है उसने बहुत सारी सुविधा दी है कस्टमर्स को। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर को कोई कैश रखने की जरूरत नहीं है पॉकेट के अंदर। अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तभी वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके सामान खरीद सकता है। क्रेडिट कार्ड जो है वो काफी नॉमिनल चार्जेस पे आपको मिल जाता है, लगभग 1000 पर ईयर के चार्जेस पे आपको मिल जाता है। तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे भी निकलवा सकते हैं, एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है और काफी अच्छा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड एक। देन देयर इज टेली बैंकिंग, दैट इज कॉल्ड कि आप टेलीफोन के ऊपर बैंकिंग कर सकते हो। जो आप इनका जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर आप फोन मिलाते हो और उसके अंदर काफी ऑप्शंस होते हैं। टोल फ्री नंबर अगर आपने देखा हो, हर एक बैंक का एक टोल फ्री नंबर है जो 18001212 से स्टार्ट होता है, इस तरह का एक नंबर होता है। इसमें आप बैंक काफी ऑप्शंस जो है वो इसी से ही आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका एटीएम गुम हो गया है, या आपको बैलेंस जानना है, या आपको चेकबुक इशू करवानी है, या कोई चेक की पेमेंट रोकनी है, तो ये सारे ऑप्शन आप टेली बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। देन देयर इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट ने जो है बैंकिंग को काफी आसान कर दिया है। आपको सिर्फ एक पीसी चाहिए या मोबाइल चाहिए और टेली बैंकिंग के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है बैंक की तरफ से। उसको यूज करते हुए आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो
और आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, डीडी बना सकते हो, आप चेकबुक इशू कर सकते हो, नया एटीएम इशू कर सकते हो, एटीएम ब्लॉक कर सकते हो, आप अपनी इनकम टैक्स की डिटेल देख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट बैंकिंग के अंदर हैं। तो बैंक की वेबसाइट को खोलते हुए आप ये सारी की सारी सर्विसेज कहीं से भी कभी भी 24/7 आप ये सर्विसेज बैंक से देख सकते हो, बैंक की साइट से देख सकते हो। देन देयर इज राउंड द क्लॉक बैंकिंग। अब जो बैंकिंग है वो 24/7 हो गई है। आपको ये नहीं है कि आप जितनी भी चीजें आप करना चाहते हो वो 24/7 आप कर सकते हो बैंकिंग से। आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू करनी है, आपको एटीएम इशू करना है, चेकबुक इशू करनी है, वो सारे के सारे काम आप 24/7 कर सकते हो। Then there is one another thing is there that is called mail transfer or telegraphic transfer. Mail transfer and telegraphic transfer. ये क्या है? ये भी एक नया मॉडर्न फंक्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राफिक ट्रांसफर कि आप कस्टमर जो है वो मेल कर देते हैं मैनेजर को कि मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के किसी और जगह पे भेज दो, या फिर वो टेलीफोन के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं मैनेजर को। तो टेलीग्राफिकली और मेल के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो अपने बैंक को कि आपने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे अकाउंट में से 20,000 निकाल करके आप किसी और अकाउंट में डाल दीजिए। तो फोन के ऊपर या मेल के ऊपर ही आपका काम हो जाएगा। ये भी एक अच्छा मॉडर्न सर्विस है बैंक के द्वारा। तो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न सर्विसेज विच आर बीइंग गिवन बाय मॉडर्न बैंक्स। तो आजकल बैंक सिर्फ डिपॉजिट करवाने के लिए और लोन देने के लिए नहीं बने हैं, बैंक सारे काम ही आजकल कर रहे हैं लगभग। तो जितनी ज्यादा बैंक जो है वो एवर इंक्रीजिंगली एक्सपेंड हो रहा है, वो अपनी नई नई एक्टिविटीज को लेके आ रहे हैं, नई नई सर्विसेज को लेके आ रहे हैं। तो आगे से आगे बैंक्स में और भी सर्विसेज बढ़ती चली जाएंगी। तो these were all the services which we have discussed. So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me.